Hello bachcho, good morning to all of you. We all know that we have already completed a chapter 1 in which we have discussed what? Distance, displacement, speed, velocity, uniform speed, uniform velocity, acceleration, uniform acceleration, distance by time graph, velocity by time graph, circular motion या और भी जितनी चीज़ है ग्राफिकल है ना, वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली, ये सब चीज़ कर चुके हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपको सेकंड चैप्टर कौन सा बेटा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फोर्स की बात आती है। तो फोर्स तो बेटा आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं फोर्स, है ना। तो सोचने की बात है कि आप खुद से सोचो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो सकता है। मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, देख रहे हो, मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो अगर इसमें हम फोर्स अप्लाई करें तो ये अभी तो ये रेस्ट पे है, तो जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ये किस में आ जाएगा? मोशन में, इधर इधर बढ़ने लगेगा ये सुनो। तो फोर्स लगाने से बेटा ये हुआ कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किस में हो जाएगा? मोशन में। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसको तुम क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, है ना। ये सुनो, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये पुश। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे है, तो आप इसको मोशन में ऐसे भी ला सकते हो। देखो एरो देखिए, एफ अप्लाई किए तो इसको क्या किया? पुल कर रहे हो, है ना। या सुनो, तो जब भी आप फोर्स अप्लाई करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किस में हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। अब सपोज करो फोर्स से ये भी है, मान लो ये ऑब्जेक्ट किस में बोल रहे हैं, तो कोई मोशन में इधर जा रहा है, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन से इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो ये किस में हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो पहला चीज़ समझ गए। अब फोर्स कैसे अप्लाई करते हो? या तो हम पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके हैं फोर्स अप्लाई करने के, लेकिन हर किसी चीज़ में आपको पुश न पुल आएगा ही आएगा। या सुनो, ट्विस्टिंग करो, वर्लिंग अराउंड करो, जैसे भी फोर्स अप्लाई करो आपको उसमें नज़र आएगा कि उसको या तो हम पुश ही कर रहे हैं या तो पुल ही कर रहे हैं। यस, तो जब पहला चीज़ ये हुआ कि फोर्स अप्लाई किए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है ज़रा बताओ। देखो अब ऑब्जेक्ट मान लो, देखो ये स्ट्रेट पाथ में ऐसे मूव कर रहा है ना। अब देखो हम इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किए, तो अभी तो ये स्ट्रेट इधर राइट साइड जा रहा है। अब ऐसे फोर्स इस पर अप्लाई कर दोगे तो फिर ऊपर जाने लगेगा, यानी कि इसका क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट पे, मूवेबल ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। यस, और फोर्स अप्लाई करने से क्या हो सकता है? मान लो सिंपल ग्लास का टुकड़ा है बेटा, अब उस पर फोर्स अप्लाई करो, हैमर से उस पर ये करो तो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो पहले मान लो स्फेरिकल ग्लास था, तो अब जब ब्रेक कर दोगे तो बेटा तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिगजैग स्ट्रक्चर में टूट जाएगा वो, है ना। तो फोर्स के अप्लाई करने से और क्या हो सकता है? उसका शेप एंड साइज वो भी चेंज कर सकता है। यस और नो? यस। अच्छा, और बताइए फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, या कोई देखो साइकिल चला कर कहीं जा रहा है, तो अगर आप इसको पीछे से धक्का दो तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का स्पीड भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। यस और नो? इसको एक लाइन में डिफाइन कर दो, जितना हम यहाँ डिस्कस किए कि फोर्स व्हाट मे बी डिफाइंड एज, कैसे कर रहे हैं इसको? टू पुश और पुल, यही मेरा ये है, कहीं ना कहीं हम पुश पुल ही कर रहे हैं। अब वो पुश और पुल करने से क्या हो रहा है? विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब रेस्ट में है तो मोशन में हो गया, मोशन में है तो रेस्ट में कर सकते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। और फोर्स को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं? या तो टू पुश या पुल। अंडरस्टैंड? ठीक। अब आ कहता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। वही बोले कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो सब चीज़ तो डिस्कस ही कर चुके हैं, उसको लिख भी दिए हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स व्हाट? रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में। यस, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वही भी एग्जाम्पल दिए कि अगर कोई स्फेरिकल छोटा सा ग्लास है तो उसको मैं बेटा हैमर से ये करो, टच करो तो वो ब्रेक कर जाएगा, तो उसका बेटा जिगजैग स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी बोले थे कि अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर हम बेटा फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है। यस, वेरी गुड। अब बात आते हैं, देखो अब यहाँ से बात आती है कि हम, अब बहुत से जो साइंटिस्ट थे
वो अब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट, मोशन, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, फिजिकल नेचर है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में बहुत लोग डिस्कस किए। उसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम ये साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मतलब आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो सबसे पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पहले यही डिस्कस हुआ था, इनर्शिया। इनर्शिया से ही बेटा डिराइव हुआ है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इनर्शिया क्या हुआ बेटा, ये मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज या उसका स्टेट बताना कि ये क्यों रेस्ट में है, क्यों ऐसे मोशन में है ना, क्यों ऐसा ही रहना चाह रहा है, क्यों इधर ही जाना चाह रहा है ना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसके बारे में बहुत से साइंटिफिक व्यू रहे हैं, कैसे कैसे ये डिस्कवर हुआ है, कैसे न्यूटन ने अपने लॉ को दिया, है ना। तो उसी व्यू को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्यू दिए थे एरिस्टोटल, है ना, ये फिलोसफर थे, है ना, ग्रीक फिलोसफर, अरस्तु इनको बोलते हैं, एरिस्टोटल व्यू। तो ये आपको क्लास में भी डिस्कस किए थे क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट, है ना, नेचुरल स्टेट। जैसे मान लो सिंपल से एग्जांपल है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाई किए तो मूव किया, है ना, तो मूव कर रहा है तो बेटा मूव करते करते कहीं ना कहीं जाकर तो रुक जाएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं कि वो रेस्ट पे ही आना चाहेगा। अगर उसको उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो इनका कहना था कि उस पर आपको कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, तभी वो मोशन में आएगा। यानी तो जैसे ही फोर्स आप वहाँ से हटाया उस ऑब्जेक्ट पर से, तो वो कुछ दूर चलकर फिर किस में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसी चीज़ को ये बोले कि नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, स्टेट ऑफ रेस्ट है। सब चीज़ लिख दिया। दैट मीन्स इफ यू वांट टू maintain the state of motion of an object then external force is necessary for that। अगर उसको आपको हमेशा मोशन में रखना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाइएगा कुछ दूर चलकर वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप वी गिव अ सिंगल पुश, अगर सिंपल धक्का देते हो तो क्या देखते हैं आप उसमें कि आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, एंड स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद रुक जाएगा। इसी चीज़ को ये बोले कि नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट है। बात समझ में आया या नहीं आया। तो ये चीज़ तो बेटा डे बाई डे आपके साथ भी होता है ना। क्लास में एग्जाम्पल बताए थे कि आप अगर टीवी देख रहे हो, है ना, आराम से टीवी देख रहे हैं, तो आपका उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या है, टीवी देखना। अब उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे बेटा दो ही तरीके से आप वहाँ से बाहर आ सकते हो, और वो दोनों ही फोर्स होते हैं, एक इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल हुआ कि आप खुद से सोच रहे हो कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, तो वहाँ से चले गए। एक्सटर्नल फोर्स हुआ कि आपके पेरेंट्स उसी समय तुरंत आ गए, तो आपको डांट दिए कि नहीं हटो यहाँ से, जाओ पढ़ने जाओ, तो आप बिना मतलब मन के उठोगे कि थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, है ना। तो ये दो चीज़ जरूरी है। इसी चीज़ को बोलते हैं कि नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट का है। यस। और उस रेस्ट को अगर ब्रेक करना है तो उसके पास आपके लिए दो फोर्स है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो बताइए इंटरनल एक्सटर्नल आपका है ना, एक अंदर से फोर्स आया, एक बाहर से फोर्स आया। बाहर से जो बाहर वाले लोग करते हैं, इंटरनल अपने आप से। यस, अंडरस्टूड। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि एन एक्सटर्नल फोर्स, यही एक्सटर्नल फोर्स हुआ। एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ एक इंटरनल फोर्स भी जुट गया, जो कि बहुत कम ही बच्चों में होता है ना। तो अगर सब बच्चों में होता कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, हमको अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, अच्छा चीज़ है, ये इंटरनली फोर्स है, ये इंटरनली फोर्स जनरेटेड है। अगर ऐसा हो तो बेटा सभी बच्चे अच्छे कर जाएंगे, है ना। कुछ ही लोगों में ऐसा होता है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनका कहना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में रखना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स नेसेसरी है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाइएगा वो बॉडी किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको फ्रिक्शन का नॉलेज ही नहीं था उस समय। इनको ये पता नहीं था कि ऑब्जेक्ट रुक क्यों रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर जिधर मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स के चलते ना वो स्टॉप कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी बेटा कौन सा है, एक्सटर्नल ही फोर्स में है, बाहर से ही नहीं लग रहा है उसके अंदर। तो ये ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ये कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा ना आफ्टर सम टाइम स्टॉप करता है। तो इनको फ्रिक्शन का नॉलेज नहीं था,
इसी चीज़ को ना दूसरे साइंटिस्ट जो मेरे गैलीलियो साहब आए वो गलत किए। गैलीलियो सबसे तो एरिस्टोटल व्यूज यूर प्रूव्ड रॉन्ग बाई गैलीलियो। ये क्या बोले वो कि मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आया? इनका कहना यह है कि अगर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमेशा उसी मोशन में रहेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस है ना, तो देखते हो बेटा अगर मान लो पेज एकदम फ्रिक्शन लेस है ना, तो यहाँ पे जब ऐसे ही पेन हटाए तो बेटा रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। ड्यू टू फ्रिक्शन ना ये पेन स्टॉप करता है। तो एरिस्टोटल साहब को फ्रिक्शन का नॉलेज नहीं था, तो गैलीलियो साहब बोले कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम स्टॉप करता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के ऑटोमेटिकली करता है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के चलते करता है। यहाँ पे ये कट किया। बात समझ गए कि नहीं दोनों के बीच में? ये दोनों के बीच में जो व्यूज हुआ है समझ गए? एरिस्टोटल साहब बोले कि नहीं, नेचुरल स्टेट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो हमेशा फोर्स अप्लाई करते रहो। नहीं, गैलीलियो साहब ये नहीं बोले, ये बोले नहीं, ऑब्जेक्ट अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है ना। सिंगल पुश ऑब्जेक्ट को कर दो बेटा, वो हमेशा उसी मोशन में मूव करता रह जाएगा, है ना, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।